हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर स्वागत है। मैं पलक आपके लिए बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आई हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर 18th century English literature. Question number 1. Discuss the concept of comedy of manners in 18th century literature. How does it reflect the social life, class distinctions and moral attribute of the time? Illustrate your answer with key features and examples. Of manner is a prominent dramatic form of the 18th century that focus on the manners, lifestyle and social behavior of the upper classes. It originated in the Restoration period, continued in the New Classical Age, emphasizing wit, satire and artificiality in human relationship. The primary aim of this genre is not moral preaching but exposing the superficiality and hypocrisy of polite society. तो ये हमें ये बताता है कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर है वो 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी का एक प्रसिद्ध नाटक का रूप है, यानी ड्रामेटिक फॉर्म है, जो कि अपर क्लासेस जो उस टाइम अपर क्लासेस में शिष्टाचार या क्या जीवन शैली या क्या सामाजिक व्यवहार हुआ था उस पर केंद्रित करता है। इसकी शुरुआत रिस्टोरेशन पीरियड में हुई थी और यह नव शास्त्रीय युग यानी न्यू क्लासिकल एज में भी जारी रहा। यह नाटक शैली चतुराई यानी विट, व्यंग्य यानी सेटायर और मानवीय संबंधों के बनावटीपन पर जोर देती है। इस शैली का प्राथमिक उद्देश्य नैतिक उपदेश देना नहीं बल्कि सभ्य समाज के दिखावे और पाखंड को उजागर करना है। द प्लेज typically revolve around themes such as love, marriage, infidelity and social reputation. Characters are often stereotypical, like the witty hero, the foolish top, the cunning heroine, and the strict guardian. Through these characters, playwright highlight how people are more concerned with appearances than genuine emotion. तो यह पैराग्राफ ये बताता है कि ये जो नाटक है आमतौर पे मैरिजेस यानी विवाह, लव यानी प्रेम, इंफिडेलिटी यानी बेवफाई और सोशल रेपुटेशन यानी सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। इसके पात्र यानी कैरेक्टर्स अक्सर रूढ़िवादी स्टीरियोटाइपिकल होते हैं, जैसे कि चतुर नायक यानी विटी हीरो, बेवकूफ़ या बनावटी व्यक्ति यानी फुलिश फॉ, चालाक नायिका यानी कनिंग हीरोइन और सख्त अभिभावक यानी स्ट्रिक्ट गार्जियन। इन पात्रों के माध्यम से नाटककार यह दिखाता है कि लोग सच्ची भावनाओं की तुलना में बाहरी दिखावे की चिंता अधिक करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन ऑफ द की फीचर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर इज इट्स यूज ऑफ शार्प डायलॉग एंड क्लेवर रिपार्टे. लैंग्वेज इज पॉलिश्ड एंड इंटेलेक्चुअल, रिफ्लेक्टिंग द sophistication of elite society. Satire is used as a tool to criticize moral corruption and pretension. Although the tone is light and humorous, the underlying message often question ethical values. तो इस पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स की एक मुख्य विशेषता इसका तीखा संवाद यानी शार्प डायलॉग और चतुर वापुकता यानी क्लेवर रिपार्टी है। भाषा बहुत ही प्रकृष्ट और बौद्धिक होती है, जो उच्च अभिजात वर्ग की परिपक्वता को दर्शाती है। नैतिक भ्रष्टाचार और ढोंग की आलोचना करने के लिए व्यंग्य यानी सटायर का उपयोग एक हथियार के रूप में किया जाता है। हालांकि इस लहजा यानी टोन का हल्का फुल्का और हास्यपद होता है, लेकिन अंतर्निहित संदेश अक्सर नैतिक मूल्यों पर सवाल उठाता है। In the 18th century, this genre is also served as a reaction against sentimental comedy, which focused more on emotional appeal. Comedy of manner instead celebrate realism and social critique. It provides insight into the rigid class structure and gender role of the time. Thus, the comedy of manner is not merely entertainment but a mirror to society, revealing its flaw in humorous yet insightful way. इसका मतलब यह है कि जो 18वीं शताब्दी में यह विधा
सेंटिमेंटल कॉमेडी यानी सेंटिमेंटल कॉमेडी भावुक नाटक के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी है जो भावनात्मक अपील पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। इसके विपरीत यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स यथार्थ रियलिज्म और सामाजिक आलोचना का जश्न मनाती है। यह उस समय के कठोर वर्ग संरचना यानी क्लास स्ट्रक्चर और लैंगिक भूमिका जैसे जेंडर रोल की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस प्रकार का कॉमेडी ऑफ मैनर्स केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह समाज का एक ऐसा दर्पण यानी मिरर है जो इसकी कमियों को हास्यास्पद लेकिन व्यवहारिक तरीके से प्रकट करता है। आइए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनी and personification in poetry. How do these literary devices enhance meaning and emotional impact in 18th century literature? तो ये यह कहना चाह रहा है कि कविता में चित्र विधान यानी इमेजरी और मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह साहित्यिक उपकरण लिटरेरी डिवाइसेस 18वीं शताब्दी के साहित्य में अर्थ और भावनात्मक प्रभाव को किस प्रकार बढ़ाते हैं। Imaginary and personification are powerful literary devices that play a crucial role in enriching poetic expression. तो ये क्या बता रहा है कि जो इमेजिनरी मतलब चित्र विधान और पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण ऐसे शक्तिशाली साहित्यिक उपकरण है जो काव्य अभिव्यक्ति को समृद्ध और प्रभावशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Imaginary refers to the use of descriptive language that appeals to the senses, sights, sound, touch, taste and smell, while personification involves giving human qualities to known human object or abstract ideas. Imaginary वो होती है जो एक अभिभावक को यानी एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ये आपको देखना, सुनना, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल सब फील करवाती है। यानी एक अभिभावक जो होता है वो उसकी गहराई में उतरकर उसको महसूस कर सकता है। जबकि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन ऐसा मानवीय गुण है यानी भावनाएं है या क्रिया ऐसी क्रिया है जो बेजान चीज़ों को इंसान की तरह सोचती है, बोलती है, व्यवहार करती हुई प्रतीत होती है। मतलब यह एक अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तु यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आमतौर पर इमेजिनरी ये है कि हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है जैसे दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, संवाद और गंध को सक्रिय करती है। जबकि मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन में गैर मानवीय वस्तुओं या अमूर्त विचारों को मानवीय गुण दिए जाते हैं। In 18th century poetry, especially during the transition from neoclassical to romantic sensibility, imaginary became increasingly important in depicting nature and human emotions. Poets used vivid images to create a visual and emotional experience for the reader. For example, natural landscapes, seasons, and rural settings were described in detail to evoke mood and atmosphere. यह पैराग्राफ हमें ये बताता है कि जो 18वीं शताब्दी की कविता में विशेष रूप से नवशास्त्रीय युग यानी न्यू क्लासिकल एरा से रोमांटिक संवेदना यानी रोमांटिक सेंसिबिलिटी की और बदलाव के दौरान प्रकृति और मानवीय भावनाओं को चित्रित करने में इमेजिनरी का महत्व बढ़ता गया। कवियों ने पाठक के लिए एक दृश्य और भावनात्मक अनुभव बनाने के लिए संजीव और स्पष्ट चित्रों यानी विविड इमेजेस का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए माहौल और वातावरण को जगाने के लिए प्राकृतिक परिदृश्यों, मौसमों और ग्रामीण परिवेश का विस्तार से वर्णन किया गया। Personification, on the other hand, adds depth and readability to abstract concepts. By attributing human emotions to nature or objects, poets establish a connection between the eternal world and human feelings. This device is particularly significant in romantic poetry, where nature is often seen as live and responsive. तो इस पैराग्राफ में हमें यह पता चलता है कि दूसरी ओर जो मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन है वो अमूर्त
यानी abstract concepts को गहराई और जुड़ाव यानी रिलेटेबिलिटी से जोड़ता है। प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं में मानवीय भावनाओं को जोड़कर कवि बाहरी दुनिया और इंसानी एहसासों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। यह उपकरण रोमांटिक कविता में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ प्रकृति को अक्सर एक जीवित और प्रतिक्रिया देने वाली इकाई यानी रिस्पॉन्सिव एंटिटी के रूप में देखा जाता है। टुगेदर इमेजिनरी एंड personification enhance the aesthetic quality of poetry. They make abstract ideas more concrete and engaging, allowing readers to visualize and emotionally connect with the text. These devices also help in conveying complex philosophical ideas in a simple and artistical manner. Therefore, imaginary and personification are an essential tool that transform poetry from mere words into a vivid and meaningful experience. तो यह पैराग्राफ हमें ये बताता है कि एक साथ मिलकर इमेजिनरी और मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन कविता की सौंदर्यात्मक गुणवत्ता यानी एस्थेटिक क्वालिटी को बढ़ाते हैं। वे अमूर्त विचारों को अधिक ठोस यानी कंक्रीट और आकर्षक बनाते हैं, जिससे पाठक को पाठ को विजुलाइज यानी आँखों के सामने देखना कर पाते हैं और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ पाते हैं। यह साहित्यिक उपकरण जटिल दार्शनिक विचारों को सरल और कलात्मक तरीके से व्यक्त करने में भी मदद करते हैं। इसके लिए इमेजिनरी और मानवीकरण ऐसे आवश्यक उपकरण हैं जो कविता को केवल शब्दों के समूह से बदलकर एक सजीव, जीवंत और अर्थपूर्ण अनुभव में रूपांतरित कर देते हैं। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द थीम ऑफ द melancholy and reflection in elegy written in the country churchyard by Thomas Gray. यहाँ थॉमस ग्रे की प्रसिद्ध कविता एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में उदासी यानी मेलंकी और चिंतन आत्मचिंतन यानी रिफ्लेक्शन के विषय थीम का हिंदी अनुवाद थीम को हमें एक्सप्लेन करना है। Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard is one of the finest examples of reflective poetry in English literature. The poem is deeply rooted in the themes of melancholy, which is expressed through the quiet and somber atmosphere of a rural graveyard. The setting itself, a churchyard at dusk, creates a mood of stillness and introspection. तो यह हमें ये बताता है कि जो थॉमस ग्रे की एलर्जी है वो कहाँ हुई है, कंट्री ऑफ चर्चयार्ड। ये क्या है, एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। यह कविता उदासी यानी मेलंकी के विषय में गहराई से समाई हुई है, जिसे ग्रामीण कब्रिस्तान के शांत और गंभीर वातावरण के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कविता की पृष्ठभूमि ही संध्या काल में एक चर्च का कब्रिस्तान सन्नाटे और आत्मचिंतन का माहौल बनाती है। The poet reflects on the lives of the common people buried in the graveyard. Unlike traditional poetry that glorifies heroes and aristocrats, Gray gives importance to ordinary individuals whose life went unnoticed. This democratic outlook is one of the central features of the कवि कब्रिस्तान में दफनाए गए आम लोगों के जीवन पर विचार करता है। पारंपरिक कविता के विपरीत जो नायकों और रईसों का गुणगान करती थी, ग्रे उन साधारण व्यक्तियों को महत्व देते हैं जिनका जीवन किसी की नज़र में नहीं आया। यह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण यानी डेमोक्रेटिक आउटलुक इस कविता की प्रमुख विशेषता में से एक है। Melancholy in the poem is not merely sadness but a thoughtful awareness of human morality. कविता में उदासी केवल एक दुख या निराश नहीं बल्कि मानव जीवन की नश्वरता यानी मॉरलिटी यानी मृत्यु की एक विचारशील समझ है। The poet meditates on death as an inevitable reality that equalizes all human beings regardless of their social status. कवि मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करता है जो एक ऐसा अनिवार्य सत्य है जो सभी इंसानों को, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो, एक समान बना देती है। He also contemplates the lost
potential of these humble villagers, suggesting that they might have achieved greatness if given opportunities. वह इन विनम्र ग्रामीणों की छिपी हुई क्षमताओं, प्रतिभाओं पर विचार करता है और यह सुझाव देता है कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वे भी महानता हासिल कर सकते हैं. The tone of the poem is calm and philosophical rather than intensely emotional. Gray uses simple language and musical rhythm to create a sense of harmony. The imaginary fading light, silent fields, and tolling bells reinforces the theme of transcendence. Thus, the poem transforms personal sorrow into universal reflection. It invites reader to think about life, death, and the values of human existence in a deeply moving and contraceptive way. कविता का लहजा यानी टोन अत्यधिक भावुक होने के बजाय शांत और दार्शनिक है. ग्रे सामंजस्य और लय बनाने के लिए सरल भाषा और संगीतमय गति का उपयोग करते हैं. ढलती रोशनी, शांत खेतों और बजते हुए घंटों की इमेजिनरी यानी चित्रवादन जीवन की क्षणभंगुरता यानी ट्रांसाइंस के विषय को और मजबूत करती है. इस प्रकार यह कविता व्यक्तिगत शोक को एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल चिंतन में बदल देती है. यह पाठकों को जीवन, मृत्यु और मानव अस्तित्व के मूल्य के बारे में एक अत्यंत मार्मिक और विचारशील तरीके से सोचने के लिए आमंत्रित करती है. आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं. डिस्कस द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इन द पोएट्री ऑफ विलियम ब्लेक विद रेफरेंस टू द लैम्ब एंड द टाइगर. तो इसमें जो विलियम ब्लेक की कविता है यानी द लैम्ब और द टाइगर, इसके संदर्भ में निर्दोषता यानी इनोसेंस और एक्सपीरियंस को हमें प्रतीकात्मक अर्थ की चर्चा करनी है यानी सिंबॉलिक मीनिंग यानी हमें प्रतीकात्मक अर्थ बताना है इसका. विलियम ब्लेक्स पोएट्री प्रेजेंट अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू द कंट्रास्टिंग स्टेट्स of innocence and experience. In The Lamb and the Tiger, Blake uses symbolism to represent these two opposing yet complementary aspects of life. तो इसमें यानी विलियम ब्लेक की कविताएं मासूमियत यानी इनोसेंस और अनुभव एक्सपीरियंस की दो विपरीत अवधारणाओं के माध्यम से मानव जीवन का एक गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करती है. उनकी दो प्रसिद्ध कविताएं यानी द लैम्ब एंड द टाइगर में प्रतीकों यानी सिंबॉलिज्म का उपयोग करके जीवन के इन दो परस्पर जुड़े हुए पहलुओं को समझा गया है. द लैम्ब symbolizes innocence, purity and divine love. The lamb is a gentle and harmless creature, often associated with childhood and spirituality. The poem reflects a world of simplicity where faith and trust in God are unquestioned. The tone is soft and lyrical, emphasizing harmony and peaceful. तो जो लैम्ब है वो मासूमियत का प्रतीक है यानी इनोसेंस का प्रतीक है. मेमना यानी लैम्ब मासूमियत यानी इनोसेंस पवित्रता और ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है. मेमना एक शांत और सीधा प्राणी है जो बचपन और आध्यात्मिकता से जुड़ा है. यह कविता एक सरल और शांतिपूर्ण दुनिया को दर्शाती है जहाँ ईश्वर पर बिना किसी संदेह के पूरा भरोसा और विश्वास होता है. इसकी लय बहुत ही कोमल, मधुर और सामंजस्यपूर्ण है. In contrast, the tiger represents experience which include knowledge, power and even fear. The tiger is a fierce and mysterious creature symbolizing the darker aspects of existence. The poem raises complex questions about creation, how the same creator could make both the innocent lamb and the terrifying tiger. This introduces a sense of ambiguity and philosophical depth. तो जो टाइगर है वो अनुभव का प्रतीक है यानी एक्सपीरियंस का प्रतीक है जिसमें हमें ज्ञान, शक्ति, डर और जीवन के कठिन पहलू शामिल होते हैं. बाघ यानी टाइगर एक भयानक, शक्तिशाली और रहस्यमयी जीव है. यह कविता सृष्टि और ईश्वर पर गहरे सवाल उठाती है. क्या एक ही ईश्वर ने मासूम मेमना को भी बनाया
और इतने डरावने बाघ को भी। यह विचार पाठक को जीवन और ईश्वर की रचना के रहस्य पर सोचने पर मजबूर करता है। Blake does not present innocence and experience as mutually exclusive but as interconnected states. Experience is not merely negative, it is necessary for growth and understanding. Similarly, innocence without awareness can be negative. Through rich imaginary and symbolism, Blake highlights the dual nature of life. His poetry suggests the true wisdom lies in recognizing and balancing both innocence and experience. Thus, Blake's work often a unique vision of the human nature, combining simplicity with complexity and faith with question. तो दोनों अवधारणाओं को संतुलन और मुख्य संदेश यानी विलियम ब्लेक मासूमियत और अनुभव को एक दूसरे से अलग नहीं मानते हैं, बल्कि वे इन्हें जीवन के पूरक यानी कम्प्लीमेंट्री पहलू मानते हैं। अनुभव सिर्फ नकारात्मक नहीं यानी नेगेटिव नहीं, बल्कि व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक विकास ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना अनुभव या जागरूकता के केवल मासूमियत इंसान को सीधा या नासमझ बना सकती है। अपनी समृद्ध कल्पनाओं और प्रतीकों के जरिए ब्लेक यह समझाना चाहते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता यानी ट्रू विजडम जीवन में मासूमियत और अनुभव दोनों का संतुलन बनाने में है। यानी आप सच्चा ज्ञान, सच्ची नॉलेज तब प्राप्त कर सकते हो जब आप मासूमियत और अनुभव दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलोगे। उनकी कविताएं सरलता के साथ गहराई और विश्वास के साथ सवाल पूछने की भावना को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करती है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ नेचर एज अ हीलिंग पावर इन द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें हमसे जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है हीलिंग, उस नेचर एज अ हीलिंग पावर, इसमें हमें इसकी थीम बतानी है। नेचर ऑक्यूपाइज एज अ सेंट्रल पोजीशन इन द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, who is often regarded as the high priest of nature. Unlike earlier poets who treated nature as mere background scenery, Wordsworth presented as a living force. तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे।